सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हम हर हफ्ते और हर गुजरते दिन नए नए रिकॉर्ड बनते देख रहे हैं। अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ये मार्केट अभी भी गामजन है और 1,10,000 की सतह भी आज एक मौके पर हमने अबूर होते देखी। उसके बाद कोई माइनर सी करेक्शन मार्केट में नजर आई है, लेकिन ओवरऑल इस वक्त बड़ी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। और अब चंद ही दिनों में नई मॉनेटरी पॉलिसी की जब अनाउंसमेंट होगी और उसमें 2-3% का कट डाउन सामने आता है तो मार्केट को मजीद बूस्ट मिलेगा। और न सिर्फ ये बल्कि अगर डॉलर की प्राइस को ये गवर्नमेंट कंट्रोल रखने में एक्सचेंज रेट को कामयाब हो जाती है और जिस तरह कुछ फर्म्स की जानिब से जो फिगर सामने आ रहे हैं डॉलर की एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से, अगर वो हासिल करने में कामयाब हो जाती है हुकूमत उसका कुछ परसेंटेज भी, तो उसका भी यकीनी तौर पर बड़ा फ़ायदा डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज को हो सकता है। सिर्फ 4 में यानी इस रवा माली साल में, इस रवा कैलेंडर ईयर में हमने ये देखा है कि तकरीबन 70% का इजाफा इस इंडेक्स में हुआ है। तो अब आने वाले दिनों में ये 70% मजीद कितना रेस कर सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एहसन मेहनती साहब MD एंड CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये सिर्फ 2024 में जो हमने 70% का इजाफा देखा है, 1,10,000 को इस वक्त टच कर रहा है इंडेक्स, मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होने वाली है। ओवरऑल सारे फैक्टर्स, सारे इस वक्त जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। मजीद कहाँ तक जाएगी मार्केट अगली मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद? देखिए, इस वक्त डायरेक्शन पॉजिटिव है और उसकी वजह यह है कि फंडामेंटली जो है वो हमने पॉलिसी रेट को कम होते हुए देखना है दिसंबर 16 को, और जाहिर है ये इमिनेंट कट है। तो जाहिर है इसके अंदर अगर पॉलिसी रेट कट होता रहा तो मार्केट की जो फिजिबिलिटी है और फंडामेंटल्स है वो स्ट्रांग होते हैं। इस चीज़ का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे पहले जो 22% से पॉलिसी रेट 15% पर आया, अब आगे जाके 15 से और नीचे होगा तो उसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर आना है। और यही वजह है कि इन्वेस्टर उस पर स्पेकुलेट कर रहे हैं कि पॉसिबली कितनी नीचे जो है वो पॉलिसी रेट हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन को हमने 4.9% पे आते हुए देखा है। और अब चूंकि सारे इंडिकेटर्स एहसन साहब इस वक्त पॉजिटिव हैं, तो अब बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जो एक्सचेंज रेट है उसमें भी कुछ कमी की जाए, जो गवर्नमेंट ने कुछ ऊपर रखा हुआ है। और अब जब हर चीज़ अंडर कंट्रोल है तो उसमें भी अगर कोई 10-20% की कमी वाक़ई होती है तो उसके कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं मार्केट पर? देखिए, बिल्कुल एक्सचेंज रेट का जो स्ट्रांग होना है, रुपी स्टेबिलिटी एक मेजर रीजन है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने देखा है कि $13 बिलियन से जो है वो तजावुज किए हैं, और आई थिंक कि ये भी एक रीजन है कि रुपये की स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। बट एक्सचेंज रेट का कम होना सर्टेनली वो हमें इम्पैक्ट कर सकता है, हमारी एक्सपोर्ट नंबर्स को भी, और आगे जाके जो है इम्पोर्ट्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस वजह से हम अपेरेंटली नजर आ रहा है कि जो एक्सचेंज रेट है वो अगर स्टेबल रहे इस लेवल पर तो ये इन्फ्लेशन के लिए भी जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और मुल्क की लिए जो तरक्की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें फॉरेन रेमिटेंसेज भी इस एक्सचेंज रेट पर बढ़ेंगी। और अब ये अब चूँकि दिसंबर का आखिर है और कैलेंडर के एंड पर एक परसेप्शन है कि स्टॉक मार्केट में बड़ी करेक्शन आती है, बड़ी प्रॉफिट टेकिंग होती है, डाउन हो जाती है मार्केट, तो ये एक्सपेक्टेशन इस साल चूँकि बहुत ज़्यादा अपने ऑल टाइम हाई पर मार्केट गई है, ये परसेप्शन इसी तरह कायम है या रियलिटी कुछ और है इस बार? देखिए, आई थिंक कि ये इस वक्त पॉजिटिव देख रहे हैं ये सारी सिचुएशन को, कि जो हमने पॉलिसी रेट को कम होते हुए देखा, इन्फ्लेशन को हमने ग्रिप किया। आई थिंक इसकी मेजर रीजन रुपये की स्टेबिलिटी है। आई थिंक अगर ये कैरी होती है तो आगे फ्यूचर नजर आता है मार्केट का। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ दीगर गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, कुछ और हम मौज़ूआत पर बात करेंगे, और एक्सचेंज रेट अब कितना नीचे आ सकता है अगले इस कैलेंडर ईयर में, उस पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और बैंकों से इजाफी 15% इनकम टैक्स की वसूली के मामले पर अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी तश्कील दे दी है, और उस कमेटी में वज़ीर ख़जाना भी हैं और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना भी हैं, और मुख्तलिफ अहम ओहदों पर हामिल शख्सियात इस वक्त उस कमेटी में मौजूद हैं, जो कि अब ये डिसाइड करेंगे कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर सिफारशात ऐसी तैयार की जाएँ कि 15% इजाफी टैक्स जो कि बैंकों पर उनके ADR के टारगेट्स पूरे ना होने पर आयद होता है वो किस तरह से लिया जाना है। चूँकि एक बड़ा शॉर्टफॉल था जो कि अगर बैंक से 15% इजाफी टैक्स ना लिया जाता तो फिर FBR को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और वो एक बड़ा टैक्स शॉर्टफॉल 197 अरब का सामने आ सकता है। तो अब ये मामला किस तरह आगे बढ़ेगा और ये टैक्स कलेक्शन इस वक्त कितनी ज़रूरी है, और बैंक्स के लिए अपने जो ADR के 50% के टारगेट्स हैं उनको बरकरार रखना इस सूरत हाल में कितना ज़रूरी है, जब इंटरेस्ट रेट भी रेगुलर बेसिस पर कमी की जानिब गामजन है। तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। इकराम होती साहब हमारे माशियात हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये एक और कमेटी तश्कील दे
दे दी गई है इस मामले पर, जो कि अब ये तयन करेगी कि बैंक से 15% इजाफी इनकम टैक्स किस तरह से लेना है, और बड़ा एक ह्यूज अमाउंट ये बनता है। तो आमतौर पर एक तासुर ये है कि जिस मामले में कोई कमेटी बन जाए, कोई कमीशन बन जाए, तो फिर वो बहुत तातुल का शिकार हो जाता है। अब ये मामला किस जानिब आपको जाता दिखाई दे रहा है? ये काम प्योर FBR का था या फिर ये इस तरह की कोई कमेटी इस चीज़ का तयन कर सकती है? जी, दर हकीकत बात यह है कि जो पहले बहुत बड़ा एक सूद की शरह थी, वो उसके तहत बैंकों ने काफी कमाई की है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में की है। और उसकी वजह से जो बैंकों के पास जो मनी स्टॉक आया है, डिपॉजिट स्टॉक जो आए हैं, वो काफी बड़े थे। और लेकिन उस वक्त क्योंकि शरह सूद ज्यादा थी और उस वक्त वो उन्होंने लोन नहीं दिया, लिहाजा उन्होंने कोई ज्यादा कमाने की कोशिश नहीं की। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो उनके पास स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स पे टैक्स लगेगा जो कि मार्केट में यूज नहीं हुए। अब इसमें एक जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो भी फेल हुआ है। अब हुकूमत चाहती है से इनके डिपॉजिट्स पे टैक्स लिया जाए। अच्छा, अब अगर डिपॉजिट्स पे टैक्स लिया जाए या इनकी जो डेट है और जो लोन देते हैं उन पे टैक्स लिया जाए उनके प्रॉफिट पे। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन जो है ये बैंकों और हुकूमत के दरमियान आपस में इस पे तनाजा हो गया है। इस तनाजे के हल के लिए जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो करना पड़ेगा पॉलिसी मेकर्स को, बैंकर्स को, और बीच में कोई थर्ड पार्टी लानी पड़ेगी। वो थर्ड पार्टी जो है वो मार्केट से भी हो सकती है, वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की भी हो सकती है, लेकिन ये सिलसिला काफी लंबा चलेगा क्योंकि इसमें हुकूमत जो है वो प्रॉपरली इसको मामले को उठाकर तीन अतराफ से इसको नहीं देख रही। लिहाजा अब इसमें हो सकता है कि ताखीर हो जाए इस मसले के हल होने में। अच्छा, और अब ये जो ताखीर होगी, ज़ाहिर है चूँकि कैलेंडर ईयर तो ख़त्म हो रहा है और ये महीने के आखिरी दिन ये इस टैक्स का तयन होना है, तो अब ये फिस्कल ईयर में एट द एंड हमारे टारगेट्स को भी फिर नुकसान पहुंचा सकता है। हम पहले ही 189 अरब के शॉर्टफॉल पर खड़े थे। अगर ये 15% इजाफी टैक्स नहीं देते बैंक्स, तो फिर ये कोई 197 अरब का मजीद शॉर्टफॉल सामने आ सकता है। तो जो हमारा टारगेट है 13,000 अरब का, उससे खासा पीछे रह जाएगा फिर FBR। जी बिल्कुल, ये क्योस है ना, जो क्योस है, मिसमैनेजमेंट है और जो ADR का सही इस्तेमाल नहीं है, तो उसकी वजह से ये तो होता है। जो बैंकिंग सिस्टम है दुनिया में, उसमें बार बार तो आते हैं क्राइसिस, लेकिन वो क्योस में तब्दील नहीं होते। पाकिस्तान में वो क्योस में इसलिए तब्दील हो गया है कि पाकिस्तान के जो बैंकर्स हैं वो ये कहते हैं कि आप अगर इतना बड़ा टैक्स हम पे लगाएंगे तो हम तो ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ ये है कि अगर इतना बड़ा टैक्स लगाएंगे और वो मान भी लिया जाए, उसकी कुछ शरह मान ली जाए, तो फिर जो लोन्स हैं वो अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे, नहीं होंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। वैसे भी मार्केट, पाकिस्तान की मार्केट डाउन है, उसमें जो इक्विटी है वो डाउन है, और उसकी वजह से पाकिस्तान में वैसे भी जो ऑपरेशनल लोन्स हैं वो उसके लिए इक्विटी नहीं है, और उसकी चूंकि वो उसकी शरह फिर बढ़ जाएगी तो वो फिर अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे। तो ये मसला चलता रहेगा जब तक कि इसको ट्राइपार्टाइट तरीके से ना हल किए जाए। और एक हफ्ते के बाद इस वक्त इकराम साहब नई मॉनेटरी पॉलिसी की भी अनाउंसमेंट है, तो ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब नई मॉनेटरी पॉलिसी में पॉलिसी रेट कट डाउन होने जा रहा होता है। प्राइवेट सेक्टर बड़ी तैयारी कर रहा होता है कि 2-3-4% की जब कमी आएगी तो हम नए लोन्स के लिए, नई लैंडिंग के लिए हम अप्लाई करेंगे, और उस मौके पर फिर ये सब कुछ इस तरह से ये सारा एक सिनेरियो क्रिएट होना, तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए कितना उनके मोराल को डैमेज कर सकता है? देखिए, प्राइवेट सेक्टर के साथ जो बैंकों का लेन देन है वो एक तरफ, फिर डॉलर रुपी जो रेशो है वो दूसरी तरफ। अगर बैंकों को उतना अच्छी शरह न मिले कर्जा देने में, और बैंकों को जो प्रॉफिट है वो डॉलर वाइज बहुत कम हो जाए, तो बैंक जो है वो इंटरेस्ट लूज कर देते हैं मार्केट में। और जो मार्केट में इंटरेस्ट लूज कर जाए बैंक, तो उनका ये हो जाता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी जब आती है तो वो भी एक उसको पूरी तरह सही अंदाजे से उसको लॉन्च करना जो है वो भी एक मसला बन जाता है। तो ये तीनों तरफ से बैंकिंग सिस्टम जो है पाकिस्तान का ये घिरा हुआ है, और ADR अगर हो जाए और सही तरह हो जाए तो फिर इसमें से कोई राह निकल सकती है। सही। और इकराम साहब, चूंकि अभी डॉलर का आपने जिक्र किया, तो ब्रेक से पहले हम भी ये एक्सचेंज रेट की बात कर रहे थे कि कुछ फर्म्स की अभी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो एक्चुअल एक्सचेंज रेट है इस वक्त वो
कोई 210 से 215 के दरमियान है, मैक्सिमम वो 220 उसको करार दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने इस वक्त इसको स्टेबल किया हुआ है 277 278 पर। तो ये जो 60-65 रुपये का ये फ़र्क आ रहा है, ये क्यों मजबूर है हुकूमत इसको रखने पर? IMF की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हैं कि वो बहालत मजबूरी इसको वहाँ पर रखे हुए हैं, और अगर ये अपने एक्चुअल रेट पर, एक्चुअल पोजीशन पर वापस आता है तो उससे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में एक बुरी आदत पड़ गई है लोगों को अंदाजे लगाना जो कि इंस्टीट्यूशनल ना हो, यानी कि अदारा-जाती अंदाजे ना हो। बाकायदा जो अदारे अपनी रिस्पेक्ट रखते हैं और जिनके बारे में ये समझा जाता है कि इनको मालूम है कि मार्केट में मनी जो है वो किस तरह मूव कर रही है, जो डिपॉजिट्स हैं वो कितने हैं, बिजनेस की इक्विटी कितनी है और शरह सूद कितनी है, और उनको पता है कि अंदाजे सही लगाए जा सकते हैं, तो वहां से तो ये बयान नहीं आ रहे, इंस्टीट्यूशनल बयान तो नहीं आ रहे। ये तो मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस हैं या उनके लीडर बात कर रहे हैं, या फिर इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं, या टीवी के रिपोर्टर्स बात कर रहे हैं, और जो वजारत खजाना और जो स्टेट बैंक है उसके दरमियान और जो बैंक्स हैं, बैंकर्स हैं, उनके दरमियान बैठ के कोई इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस का नहीं दिया गया, और ये बातें मार्केट में हो रही हैं। इसी को क्या कहते हैं कि आप सही अंदाजे जब ना लगा सकें तो फिर आप बड़े फैसले भी नहीं कर पा सकते। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला होना है कि भाई आपका जो पॉलिसी रेट वो क्या हो, आपका प्रॉफिट रेट क्या हो, आपके प्रॉफिट रेट पे टैक्स कितना हो। ये बड़े फैसले हैं, इसकी वजह से मार्केट पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो लिहाजा इनको चाहिए कि कोई नई किस्म का इंस्टीट्यूशनल ADR लाएं। तो IPPs के मसले पर भी अब हुकूमत बड़ी संजीदगी के साथ मामलात को लेकर आगे चल रही है, और एक और IPPs के साथ अब मुआहदा तय पा चुका है। टेक एंड पे का मॉडल अब वहाँ पर भी काबिल अमल होगा, और ये है सैफ पावर कंपनी जो कि अब हाइब्रिड टेक एंड पे टैरिफ मुआहदे पर अमल दरामद की पाबंद होगी, और हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक कुछ मजीद IPPs को भी वो कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। तो एक तरफ IPPs के साथ ये कामयाब मुआहदे हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ा चैलेंज है, और वो अपनी जगह पर लाइन लॉसेस की सूरत में और रिकवरीज प्रॉपर ना होने की सूरत में, और उसमें भी कमी की सूरत में मौजूद है। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। अहमद अजीम अलवी साहब प्रेसिडेंट हैं साइट एसोसिएशन इंडस्ट्री के, एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता IPPs तो हुकूमत की बात मान रही हैं, टेक एंड पे मॉडल पर तो आ रही हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ओवरऑल क्या टैरिफ की सूरत में कंज्यूमर्स तक भी पहुँच रहा है? ख़ासतौर पर जो हमारी इंडस्ट्री है उसको इसका फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में? उम्मीद तो यही की जा रही है कि जब हम ये कैपेसिटी पेमेंट के जंजाल से बाहर निकल आएंगे तो इसका फायदा डोमेस्टिक में भी और इंडस्ट्री में दोनों में होगा और होना चाहिए। मेरी फिर ये सदा होगी, रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से कि इस टाइप की चीजों में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लें, उनकी मौजूदगी में ये मसले हल हों, ताकि ये ड्राइंग रूम की से बाहर आके भी ये मसले आम आवाम के लिए भी हल हो सकें। उमूमन जो लोग ये मसले हल कर रहे होते हैं उन लोगों की अपनी बिजली के बिल गवर्नमेंट पे कर रही होती है, या उनको ये सहूलत हासिल होती है कि ब्यूरोक्रेसी को कि उनके बिजली के बिल जो है सोर्स गवर्नमेंट पे कर रही होती है हमारे आपके टैक्सेस से। तो जब इसमें वो लोग अगर बैठे होंगे जो बिजली के मामला समझते भी हैं और अपने बिजली के बिल भी दे रहे हैं, इसका दर्द भी रखते हैं, तो उन लोगों की मेरा ख्याल में ज्यादा फोकस होंगे इन चीजों को कम कराने में और इसके आफ्टर इफेक्ट को देखने में कि कितना असर पड़ेगा। और मैं साथ साथ ये भी जरूर गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से कि जो IPPs आगे बढ़ रहे हैं और अपने ये मुआहदे करें गवर्नमेंट के साथ, उनका जिक्र भी किया जाए गवर्नमेंट के जो न्यूज हैं और इन सब में उनकी तारीफ भी की जाए, और जो अभी तक नहीं आए उनका भी जरूर जिक्र किया जाए, क्योंकि एक ये भी तासुर जा रहा है कि कुछ पसंदीदा लोग जो हैं या कुछ पसंदीदा कंपनीज जो हैं उनको इन मुआहदों में से दूर रखा जा रहा है और वो अपनी कैपेसिटी पेमेंट्स ले रही हैं। तो अच्छा होगा कि सबके साथ और अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ एक जैसा मामला हो। और अहमद साहब, पेमेंट्स के मामले पर इस वक्त बहुत ज़्यादा हुकूमत का फोकस है, अच्छी बातें होना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से लाइन लॉसेज या जो रिकवरीज प्रॉपर ना होना है उन पर से तो तवज्जो नहीं हट गई है, चूँकि पिछले साल के फिगर्स और इस साल के फिगर्स में जो हम एक इजाफा देख रहे हैं, बजाय इसके कि वो कमी होती है और बड़ी वाज़ेह कमी होती, चूँकि हुकूमत बड़ी संजीदा है इस मामले को लेकर इस साल में, ख़ासतौर पर बिजली को सस्ती करने के मामले पर, लेकिन वहाँ पर हम फिगर्स कुछ और देख रहे हैं, तो सारी की सारी तवज्जो इस वक्त ये कैपेसिटी चार्जेस पर ही लगा दी गई है।
देखिए वही बात है, जितने सारे लोग बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट्स में, मल्टीपल जगहों पे इनको अपना काम करना होगा ताकि कम से कम एक और टाइम लिमिट दे दें। देखिए हम आप जो भी चलते हैं, आप भी अपना प्रोग्राम करते हैं तो 4 से 5 फर्स्ट करें आप करते हैं तो आपके पास टाइम लिमिट है। आपकी कोशिश होती है जो भी अपनी चीजें क्लोज करनी है उस टाइम लिमिट में क्लोज करनी है। अगर यही गवर्नमेंट अपने लोगों को एक टाइमलाइन दे देगी, एक क्लोजिंग टाइम दे देगी तो सबके लिए अच्छा होगा। उन लोगों को भी अंदाजा होगा कि उन्होंने ये मसले इतने दिनों में हल करने, इतने दिनों में डैम से बिजली आनी है। ठीक है, ये हम समझते हैं कि 2-4 महीने ऊपर नीचे हो जाते हैं कामों में, लेकिन एक कम से कम 2-4 साल की कहानी तो नहीं रह जाएगी। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि इसी गवर्नमेंट के दौर में ये सारे गोल्स अचीव हो जाएं। तो अहमद साहब ये 2-4 महीने की बात नहीं है, अगस्त में ये सिलसिला शुरू हुआ था जब टास्क फोर्स के क़याम का ऐलान हुआ, उसको 30 दिन का पहले मैंडेट दिया गया, फिर वो बढ़ाकर 45 दिन हुए, अब तो ये 5वां महीना शुरू हो गया है। अभी तक कोई ऐसे कॉन्क्रीट रिजल्ट्स अभी तक नहीं सामने आए। 5-6 IPPs के साथ ज़रूर बात हुई है, लेकिन वो इतना बड़ा रिजल्ट नहीं है कि जो 5 महीनों की कारकर्दगी के बाद जिस पर तारीफ की जा सके। आप बिल्कुल अल्बाब, आप जो बात करें यही मैं भी कह रहा हूँ कि इसका जो आप जब एक दे देते हैं ना डेडलाइन ये है, उसमें क्यों नहीं अचीव हुआ, उस कमेटी से कोई पूछे, इसको पब्लिक किया जाए कि कमेटी इस वजह से चीजें अचीव नहीं कर पाई। ये तो नहीं कि कुछ पसंदीदा लोगों को, कुछ पसंदीदा कंपनियों को छूट दी जा रही है कि वो अपनी कैपेसिटी पेमेंट लेते चले जाएं और जिन लोगों के ऊपर तक सोर्स नहीं है उनको ये भुगतना पड़ रहा है। ये इसका जी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और इस काम को इस तरह लेकर चलना चाहिए कि ये बिल्कुल शफाफ हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद अजीम अलवी साहब, एनर्जी एक्सपर्ट और प्रेसिडेंट साइट एसोसिएशन साहब मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।